अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या हम कह सकते हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन या जिसे हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी भी कह सकते हैं वो से हम डिस्कस करने जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से हमारा जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जो हमें इस नंबर पर सेंड करते हैं तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, एप्टीट्यूड हो या इंटरमीडिएट हो, उसमें डिस्कशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट क्वेश्चंस की। तो डिस्कशन के लिए हमने आपको एक फोरम प्रोवाइड किया है जो कि फेसबुक ग्रुप है, और उस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग। तो आप फेसबुक में सर्च में लिखेंगे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग तो आपके सामने एक ग्रुप आएगा और उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जहां हजारों की तादाद में स्टूडेंट ऑलरेडी वहां ऐड हैं जो कि आपकी मदद करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है तो वो अपना अपना जो है वो शहर का नाम जो है वो कमेंट में लिखे। और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने अपने एरिया का नाम लिखें। बेटा, क्वेश्चन एंड आंसर का जो सेशन हम रखेंगे ना, उस वक्त हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक सीक्वेंस में लेक्चर यहाँ जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप बीच में अगर कोई अनयूजुअल सा क्वेश्चन अगर पूछना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि पूरी लेक्चर की एक सीक्वेंस जो है वो खराब हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिएगा कि फेसबुक ग्रुप में इस सवाल को आप क्या करें, पोस्ट कर दें। ये फेसबुक ग्रुप जो है वो इसीलिए हमने बनाया हुआ है कि आपको कोई भी सवाल प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप वहाँ उस ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ स्टूडेंट भी आपकी हेल्प कर सकेंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट वाकई सवाल होगा तो हम अगले आने वाले लेक्चर में उनको डिस्कस भी कर सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने यही लेक्चर जो शुरू किया था उस वक्त इंटरनेट का इशू हुआ था, तो ये लेक्चर लाइव बीच में ही रोकना पड़ गया था हमें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी या रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसके 4 स्टेप हैं, वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन और चौथा है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के हमारे पास जो है वो 4 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम समझने जा रहे हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, फिल्टर करना। जैसे मिसाल के तौर पर क्लास 9 में हम क्या करते थे कि मट्टी होती थी जो कि पानी में मिली हुई होती थी, हम उसे क्या करते थे, फिल्टर पेपर से गुजारते थे, तो क्या होता था, मट्टी जो है वो पानी से फिल्टर हो जाती थी। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए फिल्ट्रेशन में बड़े पार्टिकल्स जो है, बड़ी साइज वाले पार्टिकल्स जो है वो क्या होते थे, सेपरेट होते थे, जिन्हें हमने फिल्टर कहा था। लेकिन अगर मैं चीनी को पानी में डिसॉल्व कर दूं और जब उसे फिल्टर पेपर से गुजारूंगा तो चीनी जो है वो अलग नहीं होगी, क्योंकि चीनी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो चुकी है और मॉलिक्यूलर लेवल पर फिल्ट्रेशन की सलाहियत उस फिल्टर पेपर में नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारी किडनी बनाई, अल्लाह ताला ने जो हमारी किडनी बनाई है उसके अंदर फिल्ट्रेशन नहीं, उसके अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी हुई है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, द फिल्ट्रेशन विच अकर एट द मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो फिल्ट्रेशन जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, जो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने की सलाहियत रखता हो, उस फिल्ट्रेशन को हम नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी अगर चीनी को भी चीनी को भी जैसे ग्लूकोज है ना हमारे ब्लड में है ना, तो ये ग्लूकोज जो है एक नॉर्मल किडनी में जो है वो फिल्टर होने की क्या रखती है, सलाहियत रखती है, जबकि फिल्टर पेपर इसको फिल्टर नहीं कर सकता। तो ये जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ये क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मॉलिक्यूलर लेवल पर है। प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, इट इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस विच अकर एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस। ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, बहुत सी चीजों को क्या कर देता है, फिल्टर करता है। और ये किस लेवल पर होता है, ग्लोमेरुलस के लेवल पर होता है। याद रहे, इस लेक्चर को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो अब देखो, ये ग्लोमेरुलस के लेवल पे होता है। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में पढ़ा था कि ब्लड जो है वो एफेरेंट आर्टियोल के जरिए ग्लोमेरुलस में दाखिल होगा और इफेरेंट के जरिए ये ब्लड क्या होगा, यहां से अलग होगा। अब जो ये ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है ना, इस ब्लड के पास क्या होता है, सोल्ट, वाटर, आइंस, वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें जो है वो क्या है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, ब्लड जो यहाँ दाखिल हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं।
अब इनमें से हम चाह रहे हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट, हम चाह रहे हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट वाली जो चीजें हैं इस ग्लोमेरुलस से निकल कर कहाँ आ जाए, इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल में आ जाए, इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल के अंदर आ जाए, हम ये चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या क्या रुकावट है। तो हमने कहा इट इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। बहुत सारी चीजों को इस लेवल में खून से अलग कर दिया जाता है, सेलेक्टिव चीजों को अलग नहीं, बहुत सारी, सोल्ट भी अलग हो जाएगा, वाटर भी अलग हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी अलग हो जाएगा, कई चीजें यहाँ क्या हो जाती हैं, अलग होती हैं, इसलिए नॉन सेलेक्टिव है। मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करते हैं, एंट्रेंस ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस में ब्लड कैसे दाखिल होता है, एफेरेंट आर्टियोल के जरिए, और इफेरेंट के जरिए क्या होता है, अलग होता है। तो हमने कहा द ब्लड इंटर्स, एक मिनट थोड़ा कैमरे को फोकस करते हैं, द ब्लड इंटर्स इन द ग्लोमेरुलस थ्रू एफेरेंट आर्टियोल, एफेरेंट आर्टियोल के जरिए दाखिल होता है। दिस ब्लड कंटेन सोल्ट, वाटर, आइंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट। और इस ब्लड के पास क्या है, सोल्ट होता है, वाटर होते हैं, जरूरी कुछ आइंस होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब बैरियर फॉर फिल्ट्रेट, अब क्या रुकावट है भाई, दो रुकावट है। एक तो ग्लोमेरुलस की अपनी वॉल है, जिससे ब्लड कैपिलरीज की वॉल है ना, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को अलग होना है, और दूसरा जो है इंटरनल कैविटी, दूसरा जो है वो क्या है, इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल। एक मिनट कैमरे को थोड़ा फोकस करते हैं। दूसरा है इंटरनल कैविटी, इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल। इन दोनों चीजों से निकलकर, इन दोनों चीजों से निकलकर वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर दाखिल होना है। तो अब देखते हैं, देयर आर टू बैरियर्स फॉर द फिल्ट्रेट टू इंटर इन द इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल। इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल में दाखिल होने के लिए दो बैरियर है। एक क्या है, वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की अपनी वॉल, और दूसरा है इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल, बोमांस कैप्सूल की इंटरनल वॉल। तो अब देखते हैं अल्लाह ताला ने ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज की जो वॉल है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की वॉल अल्लाह ताला ने कैसे बनाई। द वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव पोर, अल्लाह ताला ने देखो जिस्म की मुख्तलिफ जगहों की ब्लड कैपिलरीज अल्लाह ताला ने अलग अलग नौइयत की बनाई। दिमाग के इतराफ में जो ब्लड कैपिलरीज बनाई है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट है, उसमें जरा भी सुराख नहीं है, बल्कि उसकी वॉल के अराउंड जो है वो एस्ट्रोसाइट नाम के सेल जो होते हैं वो लिपटे हुए होते हैं कि कोई भी चीज इतनी आसानी से ब्लड कैपिलरी से बाहर ना निकले। लेकिन अल्लाह ताला ने ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अंदर क्या रखे हुए हैं, बहुत सारे सुराख रखे हुए हैं। साथ ही साथ तो इन सुराखों से, गौर से सुनिएगा, इन सुराखों से वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आसानी से बाहर निकलेगा। अब दूसरी रुकावट जो है वो क्या है, इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल ना। तो इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल में क्या है, द इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल इज सीव लाइक। सीव का मतलब है छलनी, जिससे किसी चीज को छाना जाए, जिसमें बहुत सारे क्या हो, सुराख हो। तो हमने कहा कि अल्लाह ताला ने इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल जो बनाया वो कैसी बनाई है, सीव लाइक बनाई, जिसमें बहुत सारे सुराख हैं। लिहाजा वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह बआसानी ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के सुराखों से निकलकर इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल जो है, इंटरनल वॉल ऑफ बोमांस कैप्सूल जो है, जो कि क्या है, सीव लाइक है, बहुत से सुराखों से निकलकर क्या होंगी, इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल के अंदर ये क्या होंगी, दाखिल हो जाएंगी। तो हमने कहा सो द सॉल्ट, वाटर, आइंस इन वेस्ट प्रोडक्ट इंटर्स इन द इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल। लिहाजा ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज के सुराखों से निकलकर इंटरनल वॉल जो सीव लाइक है उससे निकलकर इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल के अंदर ये सारी चीजें दाखिल हो गई। फिर सिवाय दो चीजें दाखिल नहीं होती, एप्टीट्यूड लेवल पे पूछा जाता है, एक प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरा है ब्लड सेल। प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं। और इसी तरीके से ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसल, भाई सेल है ना, ये दो चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि ये इन सुराखों से नहीं निकल सकती। तो हमने कहा डू नॉट क्रॉस द बैरियर, बैरियर के क्रॉस नहीं कर सकती, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। लिहाजा सोल्ट, वाटर, आइंस वगैरह ये सारी चीजें जो है वो निकल कर, ये सारी चीजें जो है वो क्या हो गई, निकल कर इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल में दाखिल हो गई हैं, सिवाय दो चीजों के, प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल जो है उसके अंदर दाखिल नहीं हो रहे, वरना यूरिन के अंदर क्या आ जाता, ब्लड आ जाता। तो नॉर्मल पर्सन की यूरिन में ब्लड नहीं होता। फिर इसी तरीके से शॉर्ट में एक सवाल आ जाता है, फैक्टर्स ऑन विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ये लॉन्ग सवाल है तो इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में अलग से आ जाए तो ये आ जाता है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हमने पढ़ा ना कि भाई ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से निकलकर सोल्ट, वाटर, आइंस, वेस्ट प्रोडक्ट, ये तमाम चीजें इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल में दाखिल हुई, इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तब दो फैक्टर है, देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिपेंड। दो फैक्टर हैं जिस पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है, एक है
in the wall of glomerular capillaries pores are present which is necessary for ultrafiltration. भाई पहला फैक्टर था कि भाई इस कैपिलरीज के अंदर अल्लाह ताला ने हमें सुराख जो है वो दिए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना इन सुराखों, अगर यहाँ सुराख ना होते तो ये सॉल्ट वाटर आइंस वेस्ट प्रोडक्ट की चीज़ें निकलती ही नहीं। तो पहला फैक्टर था कि ग्लोमेरुलस की ऐसी कैपिलरीज होनी चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने बनाकर हमें दी हैं, जिसमें बहुत सारे सुराख होने चाहिए। दूसरा है द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस इज हाई बिकॉज द ल्यूमेन ऑफ एफेरेंट आर्टियोल इज लार्जर देन इफेरेंट आर्टियोल। याद रखना, ये साइंटिफिक रीजन में भी पूछा जाता है कि भाई ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों होता है। तो इसका रीजन बता रहा है कि ल्यूमेन कहते हैं इंटरनल डायमीटर एफेरेंट आर्टियोल का जो होता है वो लार्जर होता है इफेरेंट आर्टियोल के मुकाबले में। अब देखो भाई, अगर इस डायग्राम में देखो, एफेरेंट आर्टियोल मैंने मोटी बनाई है, ये ना, ये इसका जो डायमीटर है ये इसका क्या कहलाता है, इसका डायमीटर जो है इसका क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है। तो हमने कहा जो ये एफेरेंट आर्टियोल है ना, ये एफेरेंट आर्टियोल जो है इसका ल्यूमेन क्या है, बड़ा। और अगर ल्यूमेन बड़ा है ना, ल्यूमेन अगर बड़ा है तो क्या होगा, ब्लड यहाँ बहुत तेजी से आ गया। एक मिनट थोड़ा सा कैमरे को मैं फोकस करूं, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। चलो, तो इसका मतलब ब्लड जो है यहाँ क्या हो रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, जबकि जाने की गुंजाइश जो है वो क्या है, स्लो है। तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ब्लड यहाँ बहुत तेजी से आ रहा है और यहाँ ब्लड जाने की रफ्तार जो है वो बहुत कम है, लिहाजा यहाँ प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और हाई प्रेशर होने की वजह से बहुत सारा पानी, बहुत सारा सॉल्ट, बहुत सारे आइंस और वेस्ट प्रोडक्ट वाली चीजें निकल कर हाई प्रेशर होने की वजह से तेजी से बोमांस कैप्सूल की इंटरनल कैविटी में दाखिल हो जाती है। तो ये जो पूरी डिटेल थी आपके पास किसकी थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की थी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस आता है, हमने कहा था ना 4 स्टेप है ना, वो है रीएब्जॉर्प्शन। तो हमने कहा टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल सॉल्ट्स द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई, मैं यहां बात करता हूं ना, हम चाह रहे थे कि भाई यहां जो ब्लड आ रहा है ना, उस ब्लड से सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाए। हम चाह रहे हैं कि उस ब्लड से सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाए, लेकिन मसला क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारा पानी भी क्या हो गया, यहां से अलग हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारी नमकियात वाली चीजें भी अलग हो गई। इसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे आइंस, जरूरी आइंस भी जो है वो क्या हो गए, यहां से निकल गए। अब इनको दोबारा लाना है, रीएब्जॉर्ब करना है, वरना ये यूरिन में अगर सारे चले जाएंगे तो इंसान की तो मौत वाक़ई हो सकती है। भाई ये नमकियात वाली चीजें जो है इतनी आसानी से अगर ब्लड से अलग हो जाएंगी तो ये तो इंसान तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, बहुत सारी कंडीशंस के लिए मसले हो सकते हैं। तो लिहाजा इनको क्या करना है, दोबारा से ब्लड में दाखिल करना है। भाई यहाँ तो बहुत सारी काम की चीजें भी क्या हो गई हैं, अलग हो गई ना, तो इनको क्या करना है, हमें शामिल करना है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बनाकर बताऊँ। देखो याद रहे, मैं यहाँ अच्छी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अच्छी डायग्राम हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ड्रॉ कर ली थी। तो अब यहाँ समझाना मकसद जो है वो क्या है, यहाँ हम रफली जो है वो डायग्राम यहाँ बनाकर समझाएंगे, क्योंकि अच्छी डायग्राम में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। चले, तो हमने कहा कि यहाँ तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें भी यहाँ से अलग हो गई हैं, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को क्या करना है, दोबारा हमें क्या करना है, ब्लड में वापस लेना है। तो अब ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस 4 जगहों पे होता है। एक प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ जो प्रोसेस होगा वहाँ क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगी, ज़रूरी चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोबारा खून में क्या हो जाएंगी, शामिल होंगी। क्योंकि हमें मालूम है कि इफेरेंट आर्टियोल से यहाँ बनती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बनती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और यहाँ जो बनता है ये क्या बना था, वाजा रेक्टा था, हमने डायग्राम में यहाँ डिस्कस किया था। तो हमने कहा टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, भाई जो बहुत सारा पानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे अलग हो गया, एंड डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल सॉल्ट, ज़रूरी नमकियात को कमी से अगर बचना है, द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। इट अकर्स इन द फॉलोइंग पार्ट्स। ये कौन कौन से पार्ट्स में होता है, सबसे पहले है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट आया। फिर आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद रहे ये पूरा स्ट्रक्चर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो लाजमी देख लेना। तो ये पार्ट है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
अब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब होती है, याद रखिएगा पेपर में पूछा जाता है। इन प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट टेक प्लेस। अब जो ग्लूकोज वाली चीजें यहाँ अलग हो गई ना, अमाइनो एसिड वाली कुछ चीजें अलग हो गई, सॉल्ट वाली चीजें अलग हो गई, पानी जो है जो अलग हो गया था इसका कुछ हिस्सा यहाँ क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किन किन चीजों की रीएब्जॉर्प्शन होती है, पेपर में पूछा जाता है, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सॉल्ट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो हमने कहा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस। यहां से क्या होगा, यहां से पानी जो होता है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए फिर आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इन असेंडिंग लिम्ब फिर आ जाता है ना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ loop of Henle reabsorption of sodium and chloride ion take place by active transport। यहां क्या होता है, यहां जो है वो रीएब्जॉर्प्शन किसकी होगी, सोडियम और क्लोराइड आयन की। और फिर आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हमने कहा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। यहां जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स की एक्शन की वजह से रीएब्जॉर्प्शन होगी। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं आगे हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो नेफ्रॉन पर जाकर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो लेकिन यहां जो भी रीएब्जॉर्प्शन होगी वो किसकी वजह से होगी, हार्मोन की वजह से। मिसाल के तौर पे एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे कहते हैं एडीएच। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म में पानी बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा पानी अगर पी रहा हूं फॉर एग्जांपल, हम अगर बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे ही सॉल्ट पानी आएगा ना, फिल्ट्रेट के अंदर जो पानी होगा ना, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसे रीएब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसे यूरिन में जाने देगा ताकि यूरिन ज्यादा से ज्यादा बने और जिस्म में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। लेकिन अगर हम रोजे की हालत में, क्या है, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, मिस फ्रेगनेंस ने कमेंट में कहा गुड। तो यहां हम ये बात करते हैं अगर हम रोजे की हालत में जहां हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या है, जहां हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और फिल्ट्रेट के अंदर जो पानी आ रहा है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं वो क्या कर लेता है, पानी को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, पानी को रीएब्जॉर्ब कर लेता है और यूरिन के अंदर पानी की मिकदार जो होती है वो ना होने के बराबर ही होती है, बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होती है, रिलीज होती है। तो हमने कहा यहां जो होगी वो डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से। अब कौन कौन से हार्मोन होंगे आगे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। फिर इसके बाद आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, तीसरा स्टेप। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, अब तीसरा आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इन दिस प्रोसेस सम वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्लड to the renal tubule by active transport. This process is known as tubular secretion। अब देखो भाई, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है ना, मिसाल के तौर पर यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, क्रेटिनिन, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या होते हैं, मजबूती से अटैच होते हैं। अब ये तो सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं और प्लाज्मा प्रोटीन यहां से अलग ही नहीं हुआ क्योंकि इन सुराखों से निकलने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन क्या था, बहुत बड़ा था। तो प्लाज्मा प्रोटीन इन सुराखों से निकलकर इंटरनल कैविटी ऑफ बोमांस कैप्सूल में दाखिल ही नहीं हुआ। तो अब यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट कैसे अलग होंगे, तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से जैसे ही ये वेस्ट प्रोडक्ट गुजरते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एनर्जी इस्तेमाल करते हुए इनको क्या करते हैं, खींचा जाता है। इनको क्या करते हैं, इनको जबरदस्ती एनर्जी खर्च करते हुए ट्यूब्यूल के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी खर्च करते हुए ट्यूब्यूल के अंदर इनको जबरदस्ती लाया जाता है और इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। जबरदस्ती ट्यूब्यूल के अंदर लाते हैं ताकि ये यूरिन के जरिए क्या हो जाए, बाहर चले जाएं। तो हमने कहा दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस सम वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, क्रेटिनिन, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, आर ट्रांसफर फ्रॉम ब्लड टू द रीनल ट्यूब्यूल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ब्लड से, ब्लड कैपिलरी से निकल कर रीनल ट्यूब्यूल में आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एनर्जी इसमें चाहिए होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब इसका जो है वो चौथा स्टेप आ गया जो कि सबसे मुश्किल है, इसको अच्छे से समझना होगा, वो है काउंटर करंट एक्सचेंज। द एक्सचेंज ऑफ वाटर इन आयंस इन द मेडुला इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। हमने कहा पानी
और जो ज़रूरी आइंस है उनकी जो एक्सचेंज होती है मेडुला में। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो शुरू से देखते आ रहे हो, आपको मालूम होगा कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्टेक्स में होता है, और ये वाला जो सारा हिस्सा है, लूप ऑफ हेनले वाला हिस्सा जो है वो किसके अंदर होता है? मेडुला में। ये सारा हिस्सा मेडुला में है, और ये वाला सारा हिस्सा जो है वो किसके अंदर है? ये सारा जो है हिस्सा क्या है? कॉर्टेक्स के अंदर है। तो अब देखो गौर से, तो हमने कहा द एक्सचेंज ऑफ वाटर इन आइंस इन द मेडुला इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। मेडुला के अंदर जो पानी की एक्सचेंज हो रही है, साथ ही साथ आइंस की जो एक्सचेंज हो रही है, उसे क्या कहते हैं? काउंटर करंट एक्सचेंज। अब इस काउंटर करंट एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, इसके दो प्रोसेस है बेटा। ये हार्मोन के जरिए नहीं हो रहा, वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात थी। देयर आर टू प्रोसेस ऑफ काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट एक्सचेंज के हमारे पास जो है वो दो प्रोसेस हैं। एक हमारे पास है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, और दूसरा है काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा। इस काउंटर करंट एक्सचेंज, जो पानी और आइंस की जो एक्सचेंज हो रही है ना, इसको 200 में डिवाइड कर दिया। एक को हमने काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम दिया, और दूसरे को हमने नाम दिया है काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर काफी मुश्किल टॉपिक है। When the filtrate passes through descending limb of loop of Henle, reabsorption of water take place. As a result, the filtrate become hypertonic. अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, हाइपरटोनिक वो होता है जिसमें पानी की कमी हो, और हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें पानी ज्यादा हो, सोल्ट कम हो। हाइपरटोनिक वो सोल्यूशन होता है जिसमें हाइपर हाइपर गौर से सुनिएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसमें पानी कम हो, नमकियात वाली चीजें ज्यादा हो। इसी तरीके से हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूशन होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है और नमकियात वाली चीजें क्या होती हैं? कम होती है। तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं, जब फिल्ट्रेट यहां से गुजरता है तो किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी? किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी? पानी की। मैंने आपको कहा था ना, जब फिल्ट्रेट यहां से गुजरता है तो किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है? किस चीज की? पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा भाई, मुझे लग रहा है कि लाइव लेक्चर में इस फ्रेग्रेंस को डांटने की हमें जो है वो बहुत शदीद ज़रूरत हो गई है। बीच बीच में कमेंट करके जो है वो पूरे लेक्चर को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। बेटा अब आपको डांट पड़ेगी लाइव लेक्चर के दौरान, तो इसीलिए खामोशी से अच्छे बच्चे बन के सुनो। When the filtrate passes through descending limb of loop of Henle, भाई डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से गुजरा ना, तो क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, पानी रीएब्जॉर्ब होता है ना। एज अ रिजल्ट द फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक। फिल्ट्रेट क्या बन गया? हाइपरटोनिक हो गया, जिसमें पानी की कमी हो गई ना। And when the filtrate passes through ascending limb of loop of Henle, reabsorption of sodium and chloride ion take place. As a result, the filtrate become hypotonic and medulla become hypertonic. अब क्या हुआ? यहां से गुजरा ना तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन हुई। जब वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से गुजरा तो अभी हमने बात की थी, यहां रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम की, यहां रीअब्जॉर्प्शन होती है क्लोराइड आयन की। तो हमने कहा फिल्ट्रेट दोबारा से हाइपोटोनिक हो गया। यहाँ हाइपर हो गया था ना, पानी की कमी हो गई थी। अब यहाँ नमकियात अलग हो गई तो दोबारा से क्या हो गया? हाइपोटोनिक हो गया। और ये फिल्ट्रेट तो हाइपोटोनिक हो गया, लेकिन यहाँ जो है ना सोडियम और क्लोराइड आयन जमा होना शुरू हो गए। सोडियम और क्लोराइड आयन जो है इस पूरे मेडुला में आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू जाते हैं? जमा होना शुरू जाते हैं। लिहाजा मेडुला का जो अपना इन्वायरमेंट है, मेडुला का जो अपना इन्वायरमेंट है वो ओवरऑल क्या हो जाता है? मेडुला का जो अपना इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है। तो हमने कहा क्या हुआ? हमने कहा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन टेक प्लेस। एज अ रिजल्ट द फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक। फिल्ट्रेट दोबारा से हाइपोटोनिक हो गया एंड मेडुला बिकम हाइपोटोनिक, क्योंकि ये नमकियात यहां जमा हो गए तो ये हाइपोटोनिक हो गया। और हमने कहा ड्यू टू हाइपरटोनिसिटी ऑफ मेडुला मोर देन 90% ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब। और ये हाइपरटोनिक है ना, तो लिहाजा इसको पानी खींचने में क्या होगी? आसानी होगी। तो हमने कहा कि मेडुला का जो इन्वायरमेंट होता है ओवरऑल हाइपरटोनिक होता है, और इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से 90% पानी को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हमने कहा 90% ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब। दिस प्रोसेस इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसे हम क्या नाम देते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और आखिरी काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा। When the filtrate passes through descending limb of loop of Henle, reabsorption of water take place. This water first enters the interstitial space and then the vasa recta. This process is known as counter current of vasa recta. अब देखो हुआ क्या, जब ये यहां से फिल्ट्रेट गुजरा ना
तो ये पानी की क्या हुई, व्हेन द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या होता है, गुजरता है, किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, पानी की, अभी मैंने बताया किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, पानी की। ये पानी पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब होता है सेल के दरमियान का जो स्पेस होता है वो कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये पानी इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, और ये फिर पानी जो होता है वो किस में चला जाता है, वाजा रेक्टा में। ये पानी जो है वो किस में चला जाता है, वाजा रेक्टा में क्या होता है, चला जाता है। बाकी गौर से सुनो, बाकी देखो, ऑस्मोसिस था ना, उसके जरिए हुआ, लेकिन ये जो इन्वायरमेंट होता है ना हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट पानी को क्या करता है, खींचता है। जैसे अगर मैं तुम्हारी बेसिक, मुझे लग रहा है मोहसिन बहुत ही कमजोर और बहुत ही वीक लग रही है। देखो ये सेल है ना, इसको अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखो, मुझे तो लग रहा है बल्कि बुक ही नहीं पढ़ी, ये बुक की लाइनें हैं 90% वाली। हाइपरटोनिक जैसे समंदर का पानी होता है ना, उसमें क्या होता है, नमकियात बहुत ज्यादा है, पानी कम है। अगर उसमें सेल को रखते हैं तो क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस होती है। और एक्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस क्या हो, क्योंकि पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा ना, तो ये सेल क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि भाई हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर रखोगे ना, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन पूरा पानी जो है वो ज्यादातर पानी खींचने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारा मेडुला है वो क्या बना दिया, हाइपरटोनिक बनाया। अब ये हाइपरटोनिक कैसे बनाया, ये हाइपरटोनिक ये सोडियम और क्लोराइड आयन के जमा होने की वजह से बनाया। और ये सोडियम और क्लोराइड आयन जमा ना होते तो ये एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक ना होता। और अगर ये एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक ना होता तो ये 90% पानी खींचना भी आसान नहीं होता। तो हमने कहा कि जब फिल्ट्रेट जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से गुजरता है तो पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये पानी आता है पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में, और ये फिर पानी क्या हो जाता है, वाजा रेक्टा में शामिल होकर दोबारा से खून में शामिल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा। तो हमने कहा व्हेन द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस, पानी की रीअब्जॉर्प्शन होती है। दिस वाटर फर्स्ट इंटर्स द इंटरस्टिशियल स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस सेल के दरमियान वाले से आता है, एंड देन द वाजा रेक्टा, फिर किस में चले जाता है, वाजा रेक्टा में। दिस प्रोसेस इज नोन एज काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा। इसे क्या कहते हैं, काउंटर करंट ऑफ वाजा रेक्टा हम कहते हैं। यहां जाके रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है वो यहाँ क्या हो गया, मुकम्मल हुआ। और कल का जो लाइव लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन द फंक्शन ऑफ किडनी। साथ ही साथ जो है हम इसमें डिसऑर्डर ऑफ द किडनी को हम बाकायदा डिस्कस करेंगे, जिसमें रीनल स्टोन को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रीनल स्टोन के साथ साथ हम जो है वो रीनल फेलियर को भी डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट को भी, और साथ ही साथ डायलिसिस के भी टॉपिक को और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।